चलो अगला मेथड है विस्को बैटरी डिटर्मिनेशन मेथड। इसका इंट्रोडक्शन देखिए। मैक्रो मॉलिक्यूल्स के मास का डिटर्मिनेशन के लिए यह सिंपल मेथड होता है। इस मेथड के द्वारा मैक्रोमोलेक्यूल के मैक्रोमोलेक्यूल्स का सॉल्वेंट विस्कोसिटी की राइजेस को कैलकुलेट किया जाए। मैक्रोमोलेक्यूल्स के लिए जो मास डिटर्मिनेशन का एक और सिंपल मेथड होता है कौन? विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन मेथड। इस मेथड के द्वारा मॉलिक्यूल्स का मैक्रोमोलेक्यूल्स को सॉल्वेंट में जब ऐड करेंगे, ऐड करने पर उसका जो विस्कोसिटी राइज होगा, राइज मतलब बढ़ता है, उसके कैलकुलेट किया जाता है, उससे कैलकुलेट किया जाएगा। इसके किसको? मास का कैलकुलेट किया जाएगा। से मास का कैलकुलेशन किया जाता है। इसके बेसिस पे इसका देखते हैं कुछ पॉइंट। डेरिवेशन में देखें तो डेरिवेशन में एक फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं रिलेटिव विस्कोसिटी क्या होता है। रिलेटिव विस्कोसिटी, तो रिलेटिव विस्कोसिटी को हम लोग ईटा आर से लिखा, ईटा आर से। तो रिलेटिव विस्कोसिटी क्या होता है? इफ n0 be the viscosity of the pure solvent and n that of the solvent at the same temperature, the viscosity relativity is this. यदि प्योर सॉल्वेंट का
विस्कोसिटी न्यू जीरो है तथा ईटा जीरो है तथा ईटा दैट ऑफ द सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर तथा उसी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का विस्कोसिटी ईटा है। तो रिलेटिव विस्कोसिटी ईटा आर इज, ईटा आर को हम डिनोट कर सकते हैं कैसा, तो ऐसा ईटा आर इज इक्वल टू ईटा जीरो डिवाइडेड बाई ईटा से इसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या बोला, रिलेटिव विस्कोसिटी क्या होता है? तो रिलेटिव विस्कोसिटी के बारे में बोलता है यदि प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट मतलब समझ में आ रहा है जो घोलने वाला रहता है उसका विस्कोसिटी ईटा जीरो है, ईटा जीरो मान कर चलते हैं, तथा सॉल्यूशन की जो विस्कोसिटी है उसी टेम्परेचर पर वो कितना है, ईटा है। तो हम रिलेटिव इस विस्कोसिटी को दिखा सकते हैं ईटा आर, रिलेटिव विस्कोसिटी इज इक्वल टू ईटा जीरो, सॉरी ईटा, देखो कम किसका होगा इन दोनों में से, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी कम होगी कि सॉल्यूशन की? सॉल्वेंट की विस्कोसिटी कम होगी, है ना, गधे लोग। सॉल्यूशन की, क्यों, सॉल्वेंट का जितना है वो तो रहेगा, अब उसमें सॉलिड मिला दोगे तो उसकी विस्कोसिटी, अब देखो अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सॉल्यूट आएगा तो क्या होगा, जो 1 लीटर हो रहा था वो मान लो 50 ग्राम भर होगी, उसमें तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो उसका जो बोला जाए कि स्पेस है वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा मतलब उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, सॉल्यूशन की विस्कोसिटी कम होगी और सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो इसलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ईटा आर इज इक्वल टू ईटा डिवाइडेड बाय ईटा जीरो से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया कि नहीं? अब जैसे 1 गिलास तुम पानी लिए हो, ठीक है, अब उसमें 1 मुट्ठी शक्कर डालोगे तो क्या होगा, पानी कितना होगा, शक्कर पानी कितना बनेगा, कितना बनेगा, कभी नहीं बनाए हो? क्या बोला मैंने, 1 गिलास पानी लिए, 1 मुट्ठी शक्कर लिए, उसको घोलोगे तो कितना शरबत बनेगा, थोड़ा सा ज्यादा बनेगा। अब ज्यादा बना तो उसमें क्या होगा, उसकी विस्कासिता गुणांक ज्यादा होगी कि नहीं होगी, जो वाटर होगी उससे। अमाउंट देखो कम था पहले, कम में ज्यादा विस्कोसिटी मिल रहा था, अब उसको और डाल दिए हैं तो उसका जो अमाउंट है वो बढ़ गया, बढ़ा तो विस्कोसिटी कम होगा ना, विस्कासिता गुणांक ज्यादा, अमाउंट ज्यादा होगा मतलब विस्कासिता कम, अमाउंट कम मतलब विस्कासिता ज्यादा। तो इस बेसिस पे ईटा आर रिलेटिविटी इज इक्वल टू लिखते हैं ईटा बाय ईटा जीरो। क्लियर है? चलो अगला देखिए, दूसरा इसका हम लोग यूज करते हैं वो होता है स्पेसिफिक विस्कोसिटी। स्पेसिफिक विस्कोसिटी जिसको हम लोग ईटा एसपी से दिखाते हैं, ईटा एसपी से। अब देखो स्पेसिफिक विस्कोसिटी को जो है हम लोग, इट इज डिफाइंड एज द relative increases in the viscosity and is given by, इसको डिफाइन किया जा सकता है इसे डिफाइन किया जाता है रिलेटिव इंक्रीज
इंक्रीज इन विस्कोसिटी। मतलब क्या बोल रहा है कि रिलेटिवली रूप से अगर विस्कोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग स्पेसिफिक विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव रूप से अगर विस्कोसिटी में इंक्रीजिंग आ रहा है, रिलेटिव मतलब किसी भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसके बेसिस पे उससे रिलेट करके इंक्रीजिंग आ रहा है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो उसमें घट रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव विस्कोसिटी। एंड इट इज गिवन बाय and it is given by this equation। कौन सी इक्वेशन से? तो इसको हम लोग देते हैं ऐसा, eta sp इज इक्वल टू होता है eta माइनस eta 0 डिवाइडेड बाय eta 0। eta sp स्पेसिफिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू होता है eta माइनस eta 0 डिवाइडेड बाय eta। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं eta sp इज इक्वल टू होता है eta 0 सॉरी eta डिवाइडेड बाय eta 0 माइनस 1। ठीक है, या तो ऐसा लिख सकते हैं या तो ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखे फिर भी क्या होगा, देखो बीच में माइनस है, माइनस है तो क्या करोगे, इसके बदले में एक का गुणा इसके साथ तो क्या होगा ईटा, इसका गुणा इसके साथ तो क्या होगा ईटा 0 और इसका गुणा इसके साथ तो क्या होगा। ठीक है, तो या तो ऐसा लिख सकते हैं या तो ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, स्पेसिफिक विस्कोसिटी। तीसरा इसका है रेड्यूस्ड विस्कोसिटी। रेड्यूस्ड विस्कोसिटी जिसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो इसको दिखाते हैं ईटा RED रेड्यूस्ड, ईटा रेड्यूस्ड। तो इट इज डिफाइंड एज द relative increase in viscosity per unit concentration of the polymer। यह डिफाइन किया जाता है, डिफाइन किया जाता है कैसा, तो relative increase in viscosity, relative increase in viscosity। विस्कोसिटी में रिलेटिव इंक्रीज होगा तो इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको बोले थे स्पेसिफिक विस्कोसिटी। लेकिन उसको अगर हम देखते हैं पर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ द पॉलीमर के यूनिट कंसंट्रेशन। ठीक है, पॉलीमर के यूनिट कंसंट्रेशन में रिलेटिवली रूप से इंक्रीज होगा तो उससे अगर विस्कोसिटी भी इंक्रीज होता है तो उसको हम रिड्यूस्ड विस्कोसिटी कहते हैं। अंतर क्या है इन दोनों में, देखो ये क्या था, रिलेटिव इंक्रीज इन विस्कोसिटी बोला था। रिलेटिव तो टेम्परेचर के बेस पे भी हो सकता है, कंसंट्रेशन के बेस पे भी हो सकता है, ऐसा मतलब जिसके बेसिस पे इसको देखना चाहें वो। लेकिन वहां पे बोल रहा है यह सिर्फ और सिर्फ पर यूनिट कंसंट्रेशन, मतलब पर यूनिट मतलब एक यूनिट कंसंट्रेशन में इसका पॉलीमर के में अगर वृद्धि होता है तो उसके साथ साथ अगर जो विस्कोसिटी इंक्रीज होगा यह रिड्यूस्ड विस्कोसिटी कहलाता है। ठीक है, पर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर के बेसिस पर अगर विस्कोसिटी इंक्रीज हो रहा है या इससे रिलेटेड विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज होगा तो उसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। ठीक है, तो इसको कैसे दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, देखो इट इज गिवन बाय, इसको दिया जा सकता है ऐसा,
ईटा रिड्यूस्ड इज इक्वल टू होता है ईटा एसपी डिवाइडेड बाय सी। क्या देखो तो रिलेटिव इंक्रीजिंग इन विस्कोसिटी ये दिखाता है किसको, ईटा एसपी को, इसलिए उसकी जगह पे लिखा है ईटा एसपी विथ पर्टिकुलर या विथ पर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ द पॉलीमर। तो सी दिखाता है कंसंट्रेशन ऑफ द पॉलीमर, इसलिए इस फॉर्मूला के द्वारा हम दिखाते हैं रेड्यूस्ड विस्कोसिटी। बोलो ये चीज समझ में आया? तो ये हो गया हमारा इक्वेशन कौन सा, थर्ड। ये था ठीक है, जहां पे वेयर सी जो है वह होता है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन होगा ऑफ द हाई, ऑफ द हाई पॉलीमर, हाई पॉलीमर का, ठीक है, किसमें, इन ग्राम पर 100 पर, ये कॉन्सेंट्रेशन है किसमें, ग्राम पर 100 ml वॉल्यूम पर ml पर, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन को दिखाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं reduced viscosity, reduced viscosity depends on the, reduced viscosity depends on the molecular weight of polymer, molecular weight of polymer। तो क्या बोलता है, रेड्यूस्ड जो विस्कोसिटी होता है वह डिपेंड करता है किस पर, तो वह डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, मतलब पॉलीमर के और मॉलिक्यूलर वेट पर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। चौथा देखें तो चौथा होता है इसका इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी जिसको हम लोग दिखाते हैं ईटा आई से, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी जिसको डिनोट किया जाता है ईटा आई से। सिंस यदि रेड्यूस्ड विस्कोसिटी, यदि reduced viscosity concentration पर डिपेंड करता है, तो जब हम ईटा एसपी बटे सी वर्सेस ईटा एसपी बटे सी वर्सेस सी के बीच प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो हमें एक्स्ट्रापोलेटेड, तो हमें एक्स्ट्रापोलेटेड,
एक्स्ट्रापोलेटेड ग्राफ प्राप्त होता है। ग्राफ प्राप्त होता है। देखो क्या बोल रहा है, जब हम रेड्यूस्ड विस्कोसिटी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये तो पहले ही बोल दी ऊपर में, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जब हम SP/C वर्सेस C के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो तो ये जो ग्राफ बनाएंगे वो किसके वर्सेस, तो C नीचे में लेते हैं और इधर लेते हैं SP वर्सेस C। इस स्पेसिफिक विस्कोसिटी, हाँ ये रेड्यूस्ड विस्कोसिटी वर्सेस कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तब हमको एक्स्ट्रापोलेटेड ग्राफ मिलता है। क्या मिलता है? एक्स्ट्रापोलेटेड मतलब नॉर्मली जो चेंज होता है, इसको देखो तो ये नॉर्मल पोलेटेड ग्राफ का है, ऐसा नॉर्मल नहीं मतलब जितना दूरी इधर से है उतना ही दूरी उधर जा रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रापोलेटेड कहने का मतलब है ऐसा, ठीक है। तो एक्स्ट्रापोलेटेड ग्राफ प्राप्त होता है और इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पे जो लिमिट या फिर एक्स्ट्रापोलेटेड वैल्यू, जो वैल्यू यहाँ से देखो तो इसके बीच का जो वैल्यू होगा, दिस वैल्यू, ठीक है। यह कौन सा वैल्यू होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटेड वैल्यू, ठीक है। जो एक्स्ट्रा हुआ ये वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी कहा जाता है और इस वैल्यू को ही हम लिखेंगे ईटा आई। यही वैल्यू होगा क्या, ईटा आई, ठीक है। तो ये वैल्यू होगा ईटा आई और इस ईटा आई का जो वैल्यू है, इधर खींचो खींचो तो इस बार, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम कैसा लिखेंगे, ये देखो तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो कैसा इसको देंगे, इसके इक्वेशन, इसके इक्वेशन देते हैं हम लोग, ईटा आई इज इक्वल टू लिमिट ऑफ कंसंट्रेशन टू जीरो, कंसंट्रेशन है और कहां तक, जीरो तक, दैट इज इक्वल टू होता है ईटा SP/C, ईटा SP/C से इसको हम लोग दें, इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करें। कौन सी इक्वेशन होगा, चौथा। इक्वेशन 4 से यह इक्वेशन 4 से इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का कैलकुलेशन हम
इजिली ज्ञात कर सकते हैं जब हमें reduced viscosity का वैल्यू ज्ञात हो। तो देखो इक्वेशन 4 से हम इंट्रिंसिक वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं या इजीली ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब हमको रेड्यूस्ड विस्कोसिटी का वैल्यू पता, मतलब इस इक्वेशन से ये ज्ञात हो जाएगा। कब? जब इसका वैल्यू हमको पता हो तो आसानी से ज्ञात हो सकता है। आइंस्टीन 1906 ने विस्कोसिटी तथा डाइल्यूट या डाइल्यूट सस्पेंशन ऑफ हार्ड spherical molecules can equal to viscosity of mass। देखो क्या बोला, विस्कोसिटी ऑफ डाइल्यूट सस्पेंशन ऑफ अ हार्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल या डाइल्यूट सस्पेंशन ऑफ हार्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल के, इसको यहां से जोड़ दो, के विस्कोसिटी तथा ने क्या किया, डाइल्यूट सस्पेंशन ऑफ अ हार्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल। हार्ड स्फेरिकल मतलब हो गया गोल, हार्ड मतलब हो गया ठोस, ठीक है। तो हार्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट सस्पेंशन, जो कि डाइल्यूट सस्पेंशन में हो, ठीक है। तो हार्ड जो मॉलिक्यूल है, स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स है, वह अगर डाइल्यूट सस्पेंशन में है तो उसका विस्कोसिटी तथा वॉल्यूम फ्रैक्शंस सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम फ्रैक्शन, जिसको हम लोग फाई से दिखाते हैं, इसको वॉल्यूम फ्रैक्शन के मध्य रिलेशन को फॉलोइंग इक्वेशन के द्वारा दी। तो आइंस्टीन 1906 ने क्या दिया, तो डाइल्यूट सस्पेंशन ऑफ हार्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स के विस्कोसिटी तथा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम फ्रैक्शन, जो कि होता है फाई, के मध्य जो रिलेशन है को इस इक्वेशन के द्वारा दिया गया। मतलब जो इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे हम, उस इक्वेशन के द्वारा दिया गया। वो क्या है, तो विस्कोसिटी इज इक्वल टू विस्कोसिटी जीरो या ईटा जीरो। इसका ईटा जीरो क्या था, ईटा जीरो क्या था,
प्योर सॉल्वेंट का विस्कोसिटी, प्योर सॉल्वेंट का विस्कोसिटी, ठीक है, इनटू 1 प्लस 2.5 हाई। इस रिलेशन के द्वारा इन्होंने इसको दिया। तो इसमें देखो ये क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये फ्रैक्शनल वॉल्यूम हुआ इतना, ये क्या हुआ, तो ये हुआ डाइल्यूट सस्पेंशन ऑफ अ हार्ड स्फेरिकल का विस्कोसिटी ईटा 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हार्ड सस्पेंशन का विस्कोसिटी, और ये हो गया सॉल्यूट का, क्या हुआ, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम का फ्रैक्शन 1 प्लस 2.5, ये फ्रैक्शन है, इसको इज इक्वल टू होता है ये विस्कोसिटी के बराबर। इस फॉर्मूला के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया, ये हो गया हमारा फिर द एबव इक्वेशन रीअरेंज्ड इन दिस राइट। हाँ, इक्वेशन 5 को रीअरेंजमेंट करने पर, इसको रीअरेंजमेंट करने पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो ईटा बाई ईटा 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2.5 हाई, ये लिख सकते हैं। इधर मल्टीप्लिकेशन में है, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा n बाई n 0। बोलो, ये चीज लिख सकते हैं। आगे देखो और क्या कर सकते हो, अब कोष्टक यहां से हटा देते हैं, हटा दिए, इधर देखो 1 प्लस में है, ये भी प्लस में है, 1 को इस साइड ले जाऊंगा तो 1 माइनस ईटा 0 माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2.5 हाई, ये लिख सकते हो, ठीक। और 1 माइनस दिस, इसका वैल्यू क्या था, इसका मान था स्पेसिफिक वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो n माइनस सॉरी ईटा, n लिख दिया हूं, ये ईटा होगा ना, ठीक है, और ये ईटा 0, तो ये क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ईटा माइनस ईटा 0 ईटा 0, और दैट इज इक्वल टू था, इसके बराबर में ये था, इज इक्वल टू 2.55 होगा, और दैट इज आल्सो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ईटा sp इज इक्वल टू 2.55। और ये लिखना समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ये लिख सकते हैं, तो ये लिख दिए, ठीक है। इसको दे देते हैं इक्वेशन 6। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6, from equation 4 and 6, 6 ये है, 4 ये है, 6 ये है, 4 क्या लिखेंगे, तो देखो ईटा आई इज इक्वल टू, लिमिट रहेगा 0 टू सॉरी c टू 0 और n ईटा sp डिवाइडेड बाय c, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिमिट c टू 0 और इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 2.5 आई बाई c ईटा आई। बोलो ये लिखना समझ में आया कि नहीं, ये लिखना समझ में आया, इसको जो लिखे हुए हैं ऑलरेडी, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 7।
ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इफ द वी नो दैट, हम क्या जान रहे हैं, देखो तो फाई क्या होता है, फाई इज वॉल्यूम फ्रैक्शनल, ठीक है, फ्रैक्शन हाँ किसका, तो सॉल्यूट, ठीक है, किसमें, तो सॉल्यूशन, ठीक है, तो फाई इज वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वॉल्यूम फ्रैक्शनल है 5। when the plot of, देखो अब प्लॉट यहाँ पे करने जा रहे हैं किसके अगेंस्ट, तो ईटा एसपी बटे सी, या देखो तो ईटा एसपी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पहले रिलेशन में लिखे थे रेड्यूस्ड वाला ईटा आर ए डी रेड्यूस्ड, ईटा आर और इसके जगह पे दोनों की जगह पे लिख सकते हैं ईटा आर ई डी, ठीक है, ईटा रिड्यूस्ड बटे सी, नहीं सकते, लेकिन मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि ये या फिर लॉग ई एक्सपोनेंशियल है लॉग का ईटा रेड्यूस्ड बाय सी, ये लिखा जा सकता है, इसके इक्वल में ये क्या कर दिए, एक्सपोनेंशियल डाल दिए, एक्सपोनेंशियल डाल दिए तो क्या हुआ, तो रेड्यूस्ड बाय सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पर यहाँ पे देखो, जब हम प्लॉट करते हैं इसके एंड सी के वर्सेस इसके और इसके सी के वर्सेस जब हम प्लॉट करते हैं, या फिर लॉग ई ईटा रेड्यूस्ड बाय सी के वर्सेस में सी, ये देखो इसका कहने का मतलब क्या है, ये प्लॉट कर रहा हूं, पहला कंडीशन है सी और इधर लूं एन एस पी ईटा एस पी बाई सी, जो पहले वाला प्लॉट किए थे उसका जो अब वैल्यू है या जो प्लॉट है वो प्लॉट आता है हमको ऐसा, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, इसका प्लॉट हमको स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। या फिर इसको अगर मैं इस टर्म में लिखना चाहूं, इसको लिखता हूं लॉग ई ईटा रेड्यूस्ड बाय सी, तो इसके वर्सेस सी, रेड के रिस्पेक्ट में अगर प्लॉट करूंगा फिर भी स्ट्रेट लाइन आएगा, और ब्लू के रिस्पेक्ट में प्लॉट करूंगा फिर भी स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तब के कंडीशन में और ये जो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि क्या स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, तो अगेन सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन बीच प्लॉट हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, स्ट्रेट के स्पेलिंग स्ट्रेट
ये होगा सब जगह ये स्ट्रेट STRAIGHT स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन प्लॉट प्राप्त होता है जो कि फॉलोइंग इक्वेशंस को एक्सप्लेन करता है। और वो जो फॉलोइंग इक्वेशन है वो क्या होता है? तो पहला इक्वेशन होता है हॉगिंस इक्वेशन। हॉगिंस के द्वारा ये इक्वेशन दिया गया था। वो इक्वेशन है eta sp by c is equal to eta I plus ks eta I का स्क्वायर इंटू c। ये पहला इक्वेशन खींचो उसको ऊपर खींचो। हाँ, तो ये पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन हमको प्राप्त होता है दूसरा इक्वेशन दिया था किसने? ये दिया था टर्मर इक्वेशन। कैलमर नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया ना। ये इक्वेशन क्या है? तो ये इक्वेशन है log E eta reduced by c is equal to eta I plus k dash eta I का स्क्वायर इंटू c। ये दो इक्वेशन को यहाँ क्या करता है? तो यह सिद्ध करता है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम ईटा एसपी वर्सेस सी या ईटा एसपी बटे सी वर्सेस सी पर प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए जो हमको मिलता है वो होगा हमारे यहाँ पे एन आई प्लस के डेस एन आई का स्क्वायर सी। ये स्ट्रेट लाइन को व्यक्त करता है। तो ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह स्ट्रेट लाइन क्या प्रूफ करता है? तो वह हॉगिंस इक्वेशन को सत्य साबित करता है और टेलर जो इक्वेशन होता है उसको सत्य साबित करता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ये चीज को बताता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यह क्या कर दिया? सही साबित कर रहा है। तो इस बेसिस पर बोलता है the above equation are applicable to a diluted solution only for a several polymers. It has been found that a K dash is equal to this and the K dash double dash, ये double dash है K dash और ये K double dash। Equation 1 and 2 only diluted solution of polymer के लिए एप्लीकेबल होता है। क्या बोल रहे हैं? इक्वेशन 1 और 2 ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पॉलीमर के लिए एप्लीकेबल।
कौन कौन सा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब के वन डेज का वैल्यू, के वन डेज का वैल्यू इज इक्वल टू 0.4 में प्लस माइनस 0.1 तथा के डबल डैश का वैल्यू, के डबल डैश का वैल्यू 0.50 प्लस माइनस 0.05 का लिया जाए। ठीक है, अब देखो इसमें स्ट्रेट लाइन जो प्राप्त हुआ वो ये इक्वेशन देगा या फिर ये इक्वेशन देगा। तो यहीं पे देखो हम लोग पहले ही लिखे हैं डाइल्यूट के लिए ऐसा करके कुछ लिखे थे, डाइल्यूट का फ्रैक्शनल कुछ ऐसा कुछ लिखे थे। ठीक है, तो यह क्या होता है कि ये दोनों इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन सिद्ध कर दिया कि हाँ ये हो सकता है। अब इसमें बता रहा है कि जो 1 और 2 है यह डाइल्यूट सॉल्यूशन के, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पॉलीमर के लिए ही अप्लाई किया जाए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड के लिए अप्लाई नहीं किया जाएगा। लेकिन जब हम इसका सॉल्यूशन करने चलते हैं तो सॉल्यूशन करने चलेंगे तो के डेस का वैल्यू जो है कितना प्राप्त होता है और के डबल डेस का वैल्यू कितना प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज समझ में आ रहा है। 0.4 है, उसमें या तो प्लस 0.1 होगा या तो माइनस 0.1 हो सकता है, अंतर आ सकता है उतने का। मतलब के डेस का जो वैल्यू है वह कितना, तो 0.1 करोगे तो ये हो जाएगा 0.5 हो सकता है या फिर 0.3 हो सकता है। यही दो वैल्यू हो सकते हैं किसके, के डेस। इसके अलावा बोल रहा है के डबल डेस का वैल्यू कितना है, तो इतना है। तो इसको देखें तो ये होगा 0.45 हो सकता है या फिर 0.455। ये दोनों वैल्यू इसके बीच में हो सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस का अर्थ क्या हो रहा है, तो या तो उसमें 0.1 ज्यादा होगा या तो कम होगा। इसमें क्या होगा 0.05 ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। ठीक है, इतना वैल्यू हम लोग लेकर के अप्लाई इस पर करते हैं। आगे देखिए, स्टैंडर्ड shows that intrinsic viscosity number of polymer is related to its molecular weight by the following expression. Now as Mark Van Hawkins Sakura equation known as Sakura equation. ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, एक इंट्रिंसिक विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी नंबर जो है, विस्कोसिटी नंबर के द्वारा इंट्रिंसिक विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी नंबर को या का रिलेशन, का रिलेशन किससे होता है बोलता है, तो मॉलिक्यूलर वेट से होता है। मॉलिक्यूलर वेट से होता है, जिसे जिसे जिसे
साइंटिस्ट हैं देखो कौन कौन से, मार्क कुहेन, हॉइंग, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी नंबर का रिलेशन मॉलिक्यूलर वेट से होता है, जिसे